Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Let's start our lecture from spiral model. Spiral model is basically risk driven software development model. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स जहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत हाई हों और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो, उन प्रोजेक्ट्स के लिए ये बेस्ट सूटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है. ओके ये इसका सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. देन व्हाट इज स्पाइरल. तो ये जो लूप्स आपको नज़र आ रही हैं दैट्स कॉल्ड स्पाइरल. और हर एक स्पाइरल को 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड किया गया है, 1, 2, 3 एंड 4. अब इन कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं कि फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है. ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन. कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब हम फाइंड आउट करने के बाद हम उसके जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं कस्टमर के ऑब्जेक्टिव्स के, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के वो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं. ओके वो हम अपना SRS यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं. आफ्टर दैट क्या होता है सेकेंड फेज में, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंड रिजॉल्व द रिस्क. अब आप देखें कि यहाँ पे आप देखें कि रिस्क मैनेजमेंट हो रही होती है. आपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद डायरेक्ट आप रिस्क मैनेजमेंट पे आ रहे हैं, आप रिस्क फैक्टर्स को देखना शुरू हो गए. तो यहाँ पे आपके पास जो भी आप लोगों की प्रोडक्ट है उसके जितने भी पॉसिबल रिस्क हैं आप हर लिहाज से उसे एनालाइज करेंगे, उसके रिस्क की एक लिस्ट बनाएंगे और उन रिस्क के अगेंस्ट जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे वो आप यहाँ पे लिस्ट आउट कर देंगे, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करेंगे. देन यहाँ पे आप देखें प्रोटोटाइप भी आ रहा है. तो प्रोटोटाइप में बाद में आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्लियर करता हूँ. यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, कहीं पे आप लोगों को ये इस तरह से मिलेगा, डेवलप द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट्स. इस स्टेटमेंट से मैं आप लोग को, यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ना, तो डेवलप द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट, इस स्टेटमेंट से मैं आप लोग को ये फेस क्लियर करता हूँ. यहाँ पे फिर डिजाइनिंग आप करते हैं, कोडिंग करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं. तो डेवलप द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट से मुराद ये है, यहाँ पे आप देखें कि आपने रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद बजाय इसके कि आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको स्टार्ट करके उस पर रिस्क की मैनेजमेंट कर रहे हूँ, उस पर रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हूँ, आप प्रोटोटाइप बनाएं अपने प्रोडक्ट का और उस प्रोडक्ट पे आप जितने भी पॉसिबल रिस्क आपके आ रहे हैं हर लिहाज से उसको एनालाइज कर लें. फिर आप अपने कस्टमर को दिखाएं, कस्टमर से कम्युनिकेशन करने के बाद आपको जो जो रिस्क नज़र आ रहे हैं उनको यहाँ पे ओवरकम कर लें. ओके इसीलिए कि अगर आप ओरिजिनल प्रोडक्ट पे अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ पे आपका फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपने क्या करना है कि आप दोबारा से फिर ज़ाहिर है उसको रिफाइन कर रहे हैं, आप उसमें चेंजेस कर रहे हैं. तो ओरिजिनल चीज़ को आप बार बार चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा. प्रोटोटाइप को बार बार चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा. फिर आपने यहाँ पे आपने अपने प्रोटोटाइप के अगेंस्ट फीडबैक ले लिए कस्टमर से, अब उसकी सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं वो ले ली. अब वही प्रोटोटाइप आप यहाँ पे लेके आए, उसको रिफाइन किया, उसमें जो भी चेंजेस थे वो आपने लिए और आपने वेरिएंट 2 अपना प्रोडक्ट का स्टार्ट कर दिया, अपने प्रोटोटाइप का वेरिएंट 2 यहाँ पे स्टार्ट कर दिया. ओके क्लियर है. प्रोटोटाइप एंड डेवलप द नेक्स्ट वेरिएंट ऑफ द प्रोजेक्ट, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है. देन आपके पास लास्ट पे आता है नेक्स्ट फेज प्लानिंग. यहाँ पे आप क्या करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर का पहला वेरिएंट जो है, पहला मॉड्यूल अगर तैयार हो गया है तो अब हमारा जो प्रोडक्ट है उसका फर्स्ट वेरिएंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है. अब यहाँ पे उसमें कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डिज़ाइन सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं. अब हमने क्या करना है, अब हमने उसे कस्टमर को दिखा के दोबारा से हम कस्टमर के साथ डिस्कस करके जो भी कस्टमर चेंजेस बताएगा टेस्टिंग के बाद हमें हो सकता है कि हमारे एंड पे, टीम के एंड पे भी कुछ चेंजेस आ रहे हों, वो कस्टमर के एंड पे ना हो. तो कस्टमर का भी फीडबैक लेने के बाद, टेस्टिंग भी करने के बाद जो भी चेंजेस हमें आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट फेज को फिर हम क्या करेंगे, प्लान करना स्टार्ट कर देंगे. तो कहने का मतलब ये है
कि स्टोरी इन 4 फेजेस पे एंड नहीं हो जाती कि आपने अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्रोडक्ट को इन 4 फेजेस से गुजार दिया, इस स्पाइरल से गुजार दिया और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। नहीं, यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट मैनेजर जो आपके पूरे प्रोजेक्ट को टैकल कर रहा होता है। इफ़ यू वांट्स के इसमें कुछ चेंजेस और रिक्वायर्ड हैं, वो कुछ चेंजेस और चाहता है, तो ये जो आपका स्पाइरल है जो एक बार आप चला चुके हैं, ये दोबारा से फिर चलेगा। और यहाँ पे 2 बंदों की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका कस्टमर हो गया और दूसरा आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। ओके, अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं है, इट मीन्स कि आपको अपना स्पाइरल दोबारा से चलाना पड़ेगा। और ये जो मॉडल है ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेड है, जैसे कि नासा का प्रोजेक्ट हो गया या फिर आपके पास नादरा का प्रोजेक्ट आ रहा है। मीन के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हर एक फेज में आपको रिस्क को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं ये। तो इसमें क्या है फिर, रिस्क हैंडलिंग इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो पॉइंट आपके पास यहाँ पे आता है, रेडियस ऑफ स्पाइरल। रेडियस ऑफ स्पाइरल का मतलब ये है कि यहाँ से आप यहाँ पे देखें, इस पॉइंट से आपका रेडियस जितना इंक्रीज हो रहा है, आपके स्पाइरल्स भी उतने ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो स्पाइरल्स जितने जितने ज़्यादा इंक्रीज होंगे, आपकी कास्ट कम होगी या ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली कास्ट इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जितना आपका रेडियस कम होगा, स्पाइरल उतने कम होंगे, कास्ट उतनी कम होगी। और जितना रेडियस ज़्यादा होगा, स्पाइरल उतने ज़्यादा होंगे और कास्ट उतनी ही इंक्रीज होगी। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, दैट इज़ एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेस। प्रोग्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करता है? लेट्स सपोज आपने 180 डिग्री कंप्लीट कर लिया है वर्क। 180 डिग्री से मुराद ये है कि आपने 2 फेजेस को कंप्लीट कर लिया है। ये बात है ना, आपने 2 फेजेस को कंप्लीट कर लिया है। तो 360 डिग्री से मुराद ये है कि आपने अपने प्रोडक्ट को एक बार 4 फेजेस से गुजार लिया है। तो क्या हुआ कि एंगुलर डायमेंशन जो है ये आपको प्रोग्रेस बताती है कि आप किस फेज तक अपना वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेटा मॉडल। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बिकॉज इट यूज़ मल्टीपल मॉडल्स। ये क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को भी यूज़ करता है, जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप इसमें वर्क कर रहे हैं, फीडबैक भी हम ले रहे हैं, यहाँ पे भी हम प्रोटोटाइप को यूज़ करके फीडबैक ले रहे हैं, यहाँ पे भी फीडबैक ले रहे हैं, यहाँ पे भी फीडबैक ले रहे हैं। तो फिर ये क्या हो गया कि ये आइटरेटिव को भी यूज़ कर रहा है। यहाँ पे हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए प्रोटोटाइप बना रहे हैं, तो इट मीन्स ये प्रोटोटाइप मॉडल को भी यूज़ कर रहा है। तो क्या हो गया कि ये उन सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स के एडवांटेजेस को यूज़ कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेटा मॉडल। ओके, अब हम आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल। तो सबसे पहला, मैं पहले ही आप लोग को पॉइंट बता चुका हूँ, रिस्क हैंडलिंग, ठीक है, इज इट्स मेजर एडवांटेज। सूटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, फ्लेक्सिबल है क्योंकि बार बार हम फेजेस में फीडबैक ले रहे हैं, बार बार फेजेस की हम चेंजेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, तो ये फ्लेक्सिबल है। देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ऑब्वियसली अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो नेक्स्ट स्पाइरल पे हम लोग मूव हो जाएंगे। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर सेटिस्फाई नहीं है तब भी हम नेक्स्ट स्पाइरल पे मूव हो जाएंगे। दोनों बंदों की सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। देन हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहली बात यह है कि ये कॉम्प्लेक्स है। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स है क्योंकि जब तक हम कस्टमर और प्रोजेक्ट मैनेजर को सेटिस्फाई नहीं कर रहे तब तक ये वर्किंग फेज में है। ये अब नहीं पता कि इसमें 10 स्पाइरल चलेंगे, 100 स्पाइरल चलेगा, 50 स्पाइरल चलेंगे, 1000 स्पाइरल चलेंगे, क्योंकि ये हम एक पर्सन के माइंड से हम लोग अपना डेडलाइन सेट कर रहे हैं। उसके माइंड से खेलने के बाद अब एक पर्सन को सेटिस्फाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। और किस तरह सेटिस्फाई करेंगे स्पाइरल मॉडल में, फिर ये चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ओके, एक्सपेंसिव है, ज़ाहिर है एक्सपेंसिव तो होगा। मैंने आप लोगों को बताया, पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेडियस जितना ज़्यादा होगा स्पाइरल उतने ज़्यादा चलेंगे और कॉस्ट उतनी ही इंक्रीज होगी। तो अब कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें नहीं पता कि हमने कितने स्पाइरल्स चलाने, तो एक्सपेंसिव है। ये हम पहले ही बता देते हैं कि अगर ये आप मॉडल यूज़ करेंगे तो ये एक्सपेंसिव है कि हम यहाँ पे
कस्टमर को कह दें कि भाई हम ये जो प्रोजेक्ट है हम आपका 1 लाख में कंप्लीट कर देंगे, जबकि कास्ट ज़्यादा हो रही है, फिजिबिलिटी स्टडी हमारी एक्सीड कर रही है, हमने पहले ज़रा ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं ना, तो अब पहले ही हम ये पॉइंट क्लियर कर देते हैं कि ये एक्सपेंसिव है। ओके, देन इसमें टू मच रिस्क एनालिसिस है। रिस्क एनालिसिस बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। इसमें 2-3 पॉइंट्स आ जाते हैं। पहली तो बात यह है कि आपकी जो टीम है वो एक्सपर्ट होनी चाहिए, रिस्क को एनालाइज करने वाली होनी चाहिए। अगर आपने प्रोजेक्ट ले लिया और आपके पास इतनी एक्सपर्ट टीम नहीं है जो रिस्क को अच्छे से एनालाइज कर सके, तो लास्ट पे चांसेस हैं आपके एंड पे कि आपकी जो आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो फेल हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट से भी चीज़ है, रिस्क बहुत हाई है। दूसरी बात ये है कि आपके पास टीम बहुत एक्सपर्ट है, जाहिर है, तो फिर आपके एंड पे कास्ट भी ज़्यादा होगी। आप कहेंगे कि ज़ाहिर है टीम एक्सपर्ट बंदे हैं तो वो चार्ज ज़्यादा करेंगे, तो तब भी रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसके भी रिस्क बहुत ज़्यादा हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इस बात के भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं और डिफरेंट जिनकी वजह से रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होता है। देन टाइम इसका डिसएडवांटेज है कि हर एक फेज़ में आपको नहीं पता कि टाइम कंस्ट्रेंट कितना है। टाइम कंस्ट्रेंट एक्सीड भी कर सकता है कि आपने सेकंड फेज में रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई करने के बाद ही नेक्स्ट फेज पे जाएंगे, उसके सारी रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद ही, है ना। तो हर एक में कस्टमर आपको इंटरप्ट कर रहा है, मतलब आप उसको ला रहे हैं और फिर वहां से रिक्वायरमेंट्स चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे टाइम कंस्ट्रेंट भी है। दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।